हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी तक हमने बेनाइन न्यूप्लाज्म सारे कवर कर लिए हैं। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में होता क्या है? सो दिस इज अ नॉर्मल एपिथेलियम। इस पे कोई XYZ स्टिमुलस एक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर हमें डिस्प्लास्टिक ऑल्टरेशन देखने को मिलेगी। डिस्प्लास्टिक ऑल्टरेशन में क्या होगा, एक सेल की ये जो लेयर्स होंगी उसमें हमें प्रोलिफरेशन ज्यादा देखने को मिलेगी, माइटोटिकली ज्यादा एक्टिवनेस देखने को मिलेगी। ये कुछ चीजें अकर करेंगी। अब जब ये जो स्टिमुलस है इसको हमने रिमूव कर दिया है, क्या होगा कि ये जो डिस्प्लास्टिक ऑल्टरेशन इधर अकर कर रही थी, अगर तो ये सीवियर नहीं है देन इट कैन रिवर्स। अब सीवियरिटी कैसे देखनी है ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। सो नाउ कम्स द मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। अभी तक हमने ओवरव्यू ले लिया है कि एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में हो क्या रहा है। एपिथेलियल डिस्प्लेसिया रिप्रेजेंट्स स्पेक्ट्रम ऑफ आर्किटेक्चरल एंड साइटोलॉजिकल एपिथेलियल चेंजेस। एक एपिथेलियल के अंदर कौन कौन से आर्किटेक्चरल या फिर साइटोलॉजिकल चेंजेस अकर कर रहे हैं, उनके बारे में हम एपिथेलियल डिस्प्लेसिया के अंदर बात करते हैं। These all changes would be resulting from accumulation of genetic alterations that are there. It usually arises in a range of oral potentially malignant disorder और indicate करते हैं high risk of malignant transformation। इसकी ग्रेडिंग के हिसाब से जितनी ज्यादा इसकी ग्रेडिंग होगी उतने ज्यादा हमारे पास malignant transformation के चांसेस होंगे। ओरल पोटेंशियली malignant डिजीजेस क्या है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। नाउ कम्स दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स ऑफ ओरल एपिथेलियल डिस्प्लेसिया। हम सबको पता है ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर की कैटेगरी के अंदर एपिथेलियल डिस्प्लेसिया आता है। ओरल एपिथेलियल डिस्प्लेसिया के हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स हैं, ये दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, आर्किटेक्चरल एंड साइटोलॉजिकल। आर्किटेक्चरल के अंदर ये सारे फीचर्स आएंगे और साइटोलॉजिकल के अंदर ये सारे फीचर्स आएंगे। इनमें से हम मेन पॉइंट्स याद रख लेते हैं और उनको समझते हैं कि ये होते क्या हैं। अब हम ब्रीफली अंडरस्टैंड करते हैं आर्किटेक्चरल चेंजेस को। सबसे पहले आ जाता है इर्रेगुलर एपिथेलियल स्ट्रैटिफिकेशन। इर्रेगुलर एपिथेलियल स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होगा, हमारे पास सेल की लेयर्स होती हैं बेसल, स्क्वामस एंड सुपरफिशियल। जनरल वे में अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे तो स्पाइनोसम, ग्रैन्युलोसम ये सारी चीजें आ जाती हैं। जनरली अगर अंडरस्टैंड करें तो क्या होगा कि जितने भी हमारी सेल की लेयर होंगी उसमें नॉर्मल स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम लॉस हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये सब जो है, ये जितनी भी लेयर्स हैं ये ऊपर और नीचे एग्जिस्ट करने लग जाएंगी। बहुत हैफिजार्ड मैनर में हमें इनकी अरेंजमेंट देखने को मिल सकती है। देन कम्स लॉस ऑफ बेसल सेल पोलैरिटी। बेसल सेल पोलैरिटी में क्या होगा, ये नॉर्मली हमारे पास सेल्स और उनके न्यूक्लियस कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो बेसल सेल पोलैरिटी जब लूज हो जाती है तो क्या होगा, दे वोंट बी परपेंडिकुलर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर अरेंजमेंट ऑलमोस्ट दिखती है विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन। जब बेसल सेल पोलैरिटी लूज हो जाती है तो क्या होता है, जो सेल्स होंगे दैट वोंट बी परपेंडिकुलर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। देन कम्स लॉस ऑफ एपिथेलियल सेल कोहेजन। लॉस ऑफ एपिथेलियल सेल कोहेजन बहुत सिंपल है, वैसे जो होंगे सारे सेल्स इनके अंदर थोड़ा सा गैप प्रेजेंट होगा, सेल्स होंगे थोड़े से कंपैक्टली अरेंज होंगे, बट इसके अंदर क्या होगा, जब एपिथेलियल कोहेजन लूज हो जाती है तो सारे सेल लूजली अरेंज होने लग जाते हैं, काफी गैप बढ़ जाता है, नॉट अरेंज इन अ प्रॉपर मैनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर वुड बी ड्रॉप शेप्ड रेटेरिजेस। रेटेरिजेस हम देख सकते हैं कुछ ऐसी अरेंजमेंट बनाता है, कुछ ऐसी अरेंजमेंट हमें नॉर्मली देखने को मिलती है, बट इसमें क्या होगा, एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में कुछ ऐसा ड्रॉप शेप हमें देखने को मिल सकती है रेटेरिजेस की। इसको हम और ध्यान से देखें, हियर वी कैन सी ड्रॉप शेप रेटेरिजेस। इनको अगर हम आउटलाइन करके देखें, these रेटेरिजेस वोंट बी इन अ डिस्टिंक्ट पैटर्न। रेटेरिजेस के अंदर हमें केराटिन पर्ल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये जो अरेंजमेंट है हमारे पास, दिस इज नथिंग बट अ केराटिन पर्ल। हाई माइटोसिस इन द एपिथेलियम, बहुत ज्यादा कुछ सेल्स इंक्रीजिंगली डिवाइड कर रहे होंगे, काफी ज्यादा माइटोटिक फिगर्स प्रेजेंट होंगी, बहुत ज्यादा डिवीजन जो होगी सेल्स की वो अग्रेसिवली अकर करने लग जाएगी डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेडिंग। लेट्स स्टार्ट विद द साइटोलॉजिकल चेंजेस दैट आर अकरिंग। न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस अकर कर रहे हैं, जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा
उसमें एबनॉर्मल वेरिएशन देखने को मिलेगा शेप में भी। शेप भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो न्यूक्लियस हैं उन सबकी शेप बहुत ज़्यादा अलग है एंड उनके ऑब्वियसली साइज भी बहुत अलग-अलग है। यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा बड़ा साइज दिख रहा है न्यूक्लियस का, यहाँ पे कुछ ज़्यादा छोटा साइज दिख रहा है न्यूक्लियस का और इंक्रीज कर सकता है काफ़ी ज़्यादा साइज न्यूक्लियस का। This is a very important point. There would be increased nuclear cytoplasmic ratio. There would be single cell keratinization. जो cells होंगे वो काफी ज्यादा keratin produce करने लग जाएंगे जिसके कारण क्या होगा keratin की layers जो होंगी ऊपर deposit करने लग जाएंगी. So there would be increased keratinization. Then the next point is about the mitotic figures. Mitotic figures काफी ज्यादा atypical होंगी और काफी increased भी हो सकती हैं. And there is another feature that is apoptotic mitosis that can also be seen. Here comes the cell shape. Shape और size होगा cells का वो काफी ज्यादा abnormal देखने को मिल सकता है. Then comes the grading of epithelial dysplasia. Epithelial dysplasia is characterized in these three gradings. The first is mild, the next one is moderate, and then is सीवियर. एपिथेलियल डिस्प्लेसिया की ग्रेडिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इस डायग्राम का यूज करेंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3. जो ग्रेड 1 होगा वो माइल्ड होगा एंड दैट वुड बी प्रेजेंट इन द लोअर थर्ड. ग्रेड 2 जो होगा दैट वुड बी मॉडरेट एंड मिडिल थर्ड भी ये इन्वॉल्व करने लग जाएगा और जो सीवियर होगा उसमें तो ये सारी लेयर इन्वॉल्व हो जाएगी. So this is a very quick way to just memorize it. The first point, that is mild epithelial dysplasia that is occurring. Mild epithelial dysplasia में क्या होगा कि जो भी सेल की इंक्रीज प्रोलिफरेशन होगी वो हमें सिर्फ लोअर थर्ड तक ही देखने को मिलेगी. इससे ऊपर कुछ भी एक्सटेंडेड नहीं देखने को मिलेगा. हमें जितने भी चेंजेस हो रहे होंगे वो हमें मेजरली लोअर थर्ड में ही देखने को मिलेंगे. कोई भी हम ग्रेडिंग पढ़ेंगे उसको हम ये 3 कैटेगरीज के अंदर लर्न करेंगे. साइटोलॉजिकल एटिपिया देखते हैं. साइटोलॉजिकल एटिपिया काफी ज्यादा माइल्ड होगा. जितने भी साइटोलॉजिकल चेंजेस हमने प्रीवियसली पढ़े हैं ये काफी माइल्ड होंगे. आर्किटेक्चरल चेंजेस भी काफी ज्यादा मिनिमल होंगे. माइटोसिस जो होगी दैट वोंट बी मच प्रोमिनेंट. इस हिस्टोलॉजी के डायग्राम के अंदर भी हम देख सकते हैं कि जो मेजरली लोअर थर्ड की लेयर है कुछ यहाँ तक हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है. देन कम्स द सेकेंड ग्रेडिंग दैट इज द मॉडरेट एपिथेलियल डिस्प्लेसिया. मॉडरेट एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में क्या होगा जो लोअर थर्ड होगा और मिडिल थर्ड होगा यहाँ तक हमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है. अगेन कौन कौन सी चीजें होंगी साइटोलॉजिकल जो चेंजेस होंगे दैट वुड बी ऑब्वियसली मच मोर सीवियर देन ग्रेड 1 एंड इसमें हमें प्रोमिनेंट दिख सकती है सेल एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म. देन इन केस ऑफ आर्किटेक्चरल चेंजेस यू ऑल हैव टू रिमेंबर दैट जो लोअर थर्ड होगा लोअर थर्ड के अंदर हमें मेजरली क्या क्या देखने को मिलेगा लॉज ऑफ बेसल सेल पोलैरिटी एंड हाइपरप्लेजिया. जो बेसल सेल की पोलैरिटी है यहाँ पे लॉस देखने को मिल सकती है काफी एंड हाइपरप्लेजिया. द माइटोसिस वुड बी इंक्रीज्ड एंड वेरी एबनॉर्मल. द थर्ड ग्रेडिंग दैट इज द सीवियर एपिथेलियल डिस्प्लेसिया. सीवियर एपिथेलियल डिस्प्लेसिया में क्या होता है कि जितनी भी लेयर्स होंगी वो सारी लेयर्स इन्वॉल्व होने लग जाएंगे. साइटोलॉजिकल चेंजेस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे. देयर वुड बी मार्क्ड सेल एंड न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म. इंक्रीज्ड न्यूक्लियोलाई हो सकता है and multiple nucleoli can also exist. Architectural changes भी काफी ज्यादा severe होंगे. Mitosis भी obviously काफी ज्यादा aggressively take place करेगी और increase mitotic figures भी देखने को मिल सकते हैं. So these were all the general points that would come under mild, moderate and severe grading of epithelial dysplasia. Now comes this short topic of carcinoma in situ. Carcinoma in situ क्या होता है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये डायग्राम को वापस कंसिडर करेंगे. एपिथेलियल डिस्प्लेसिया की ग्रेडिंग में क्या देखा था कि बॉटम से लेके टॉप तक हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. बॉटम से लेके टॉप तक इन्वॉल्वमेंट जा रही थी. नाउ इन केस ऑफ कार्सिनोमा इन सीटू व्हाट वुड हैपन फ्रॉम टॉप टू बॉटम वी विल सी चेंजेस. मतलब सबसे पहले टॉप लेयर इन्वॉल्व होने लग जाएगी उसके बाद नीचे वाली लेयर्स इन्वॉल्व होती दिखेंगी. देयर वुड बी साइटोलॉजिकल and architectural changes that would take place from top to bottom and it would involve entire thickness. सरफेस से लेके बेसमेंट मेम्ब्रेन सब कुछ इन्वॉल्व हो रहा होगा in case of carcinoma in situ. So with this
we have completed this very important topic of epithelial dysplasia. Make sure to subscribe to the channel so that you get notified whenever the leukoplakia video would drop. Thank you.